हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम 4 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्रेड यूनियंस की। दूसरे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोमागाटो मारू इंसिडेंट के बारे में। देन हम सेग्रीगेशन ऑफ रेजिडेंशियल इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये शेप करती है पब्लिक हेल्थ के एक्सेस को। एंड फूड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमें कुछ चीजों को अभी समझने की जरूरत है वक्त रहते, नहीं तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, इंडिया में ट्रेड यूनियन का जो चलन है वो आता है 1918 में, जहां पर मद्रास लेबर यूनियन पहली आपकी यूनियन बनती है, जिसके तुरंत बाद आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बन जाती है 1920 के अंदर। और 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल सूट से कहीं ना कहीं इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। बाद में एलपीजी रिफॉर्म आते हैं एंड अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 29 लेबर लॉज को 4 कोड्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और इसमें से आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020 इससे डील करता है, जहां पर कहीं ना कहीं लार्जली गिग इकोनॉमी या आप कह सकते हो गिग वर्कर्स को इग्नोर किया गया। तो कहते हैं इस लॉ के अंदर फंडामेंटल 4 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 60 दिन के नोटिस की बात की गई है, जो ओरिजिनली 15 दिन का हुआ करता था। ये बहुत बड़ा पीरियड है एंड कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो इतने टाइम में तो ये स्ट्राइक्स वैसे भी डिफ्यूज हो जाते। मोर ओवर यहाँ पे न्यूमेरिक सीलिंग एक ऐड कर दी गई है। देखो, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है मस्टर्ड, मस्टर्ड रोल। मस्टर्ड रोल क्या होता है? जहां पे आपके पास कितने लोगों का सपोर्ट है यूनियन में से, उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये सीलिंग 51% की कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ये होती है कि कोई लीडर ही नहीं बन पाता है। देन एडिशनली अगर हम बात करें गिग वर्कर्स के बारे में, तो कोई वर्ड ही नहीं यूज किया गया। प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, तो उनकी कोई यूनियन नहीं है और उनके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई चिप्स नहीं। एडिशनली अगर हम बात करें, लीगल लिम्बो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे यहाँ पर गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एम्प्लॉय के तौर पे नहीं। तो इस वजह से जब चाहे इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, ट्रेड यूनियन के 2 काम है मेजर। पहला काम है कि भाई बार्गेनिंग के लिए काम आती है, एंड लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करने में भी ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब ये दोनों ही काम यहां पर नहीं हो सकते, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। वैसे एक बात अच्छी है कि अभी भी लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई ट्रेड लीडर जो है, यूनियन लीडर जो है, वो कोई भी जैसे कॉन्स्पिरेसी करते हैं या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए उन्हें सिविल या क्रिमिनल कोई भी लाइबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। कलेक्टिव बार्गेनिंग को ये प्रमोट करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल वॉइस को रेज करते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 29 लॉज को कोडिफाई करके 4 सिंपल लॉज के कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टेट लेवल पे 4 स्टेट्स ने अपने आप में गिग वर्कर्स के बेनिफिट के लिए कुछ आप ये कह सकते हो लॉज की फॉर्मुलेशन की है। ऑल्दो इंडिया के अंदर 77 लाख आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे 2020 में, अब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुके हैं, ये तो बात सच है। बट अभी हमें करने की ये जरूरत है कि इंक्लूसिविटी को हमें प्रमोट करना होगा गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी। एंड ये जो 51% वाला कोटा वाली बात है, इसको हमें ठीक करना होगा, जिससे इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम प्रमोट कर सकें। मोर ओवर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ही प्रोवाइड करनी होगी वर्कर्स को, जिससे एक्चुअल में उनके लॉस को हम प्रोटेक्ट कर सकें। याद रखना, गिग वर्कर्स को लेके यूपीएससी ने ये 2 क्वेश्चन पूछे थे प्री और मेंस के, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं कोमोगाटू मारू कॉन्स्पिरेसी की। अभी रिसेंटली दलजीत दोसांझ एक शो में पहुंचते हैं, द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन। अब इस शो के अंदर इन्होंने कहा कि भाई मैं एक जगह पे अभी रिसेंटली अपना एक शो कर रहा था। वो शो जहां पर होस्ट किया गया था वो 2 किलोमीटर दूर था, महज 2 किलोमीटर दूर था उस पूरे इंसिडेंट से जहां पे कोमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था। तो कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या था, इसको आप समझे। 1914 का समय था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था पंजाब के अंदर। तो कुछ 300 के करीब, 376 के करीब फैमिलीज या इंडिविजुअल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स दी कनाडा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। उन्हें ऐसा लगा कि भाई सभी ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट है, तो सब जगह एक जैसी ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पे जो गुरदीप सिंह थे, ये एक सिख बिजनेसमैन थे, जो 376 पैसेंजर के साथ कहाँ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी अप्रैल में टुवर्ड्स कनाडा। अब ये मई मंथ में पहुंच जाते हैं कनाडा में, एंड जहां पे आप ये कह सकते हो वैंकूवर के पास एक इनलेट में ये क्या करते हैं, डॉक करते हैं।
अब अथॉरिटीज आती है, इन्हें रोक देती है। 2 महीने तक लीगल बैटल चलती है, यहां पर शोर कमेटी बनती है, बट इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अल्टीमेटली इन्हें वापस भेज दिया जाता है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, डॉक करते ही इन्हें $200 यहां पर पे करने थे, एंड प्लस इनका जो जहाज है, इनको ये प्रूव करना था कि ये एक सिंगल जर्नी में इंडिया से यहां तक पहुंचा है, तभी इनको एंट्री मिल सकती। तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल ना होने की वजह से, प्रूफ ना होने की वजह से कह सकते हो कि इनको वापस भेज दिया। अब हुआ ये कि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो नजर रखे हुए थे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। मीनवाइल यहां पर ये कहा जाता है कि भाई इस जहाज के ऊपर कुछ गदर पार्टी के लोग आते हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनको भड़काने का काम करते हैं। अब गवर्नमेंट को ऐसा होता है कि भाई इस जहाज के अंदर कुछ लोग गदर पार्टी के भी हैं, जिसके बाद यहाँ पे आपको रॉयट्स देखने को मिलते हैं जो कोलकाता में होते हैं, एंड इसमें लगभग 20-21 लोगों की डेथ हो जाती है। इसी पूरी आप ये कह सकते हो कि इंसिडेंट को कहीं ना कहीं गदर पार्टी ने यूज किया अपने रेवोल्यूशनरी, आप ये कह सकते हो कि अपराइजिंग के अंदर, जहां पर ये चाहते थे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हथियार से लड़ाई हो ताकि अंग्रेजों को जड़ से यहां से उखाड़ के फेंका जा सके। तो कहते हैं कि भाई देखो ये क्यों कनाडा गए थे, तो मैंने आपको बताया कि सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा था पंजाब में, एंड कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो इस वजह से ये मूव कर रहे थे। एंड इससे हिपोक्रेसी एक देखने को मिलती है ब्रिटिश एम्पायर की, जो कि कहीं ना कहीं सभी ब्रिटिश सब्जेक्ट के लिए लॉ एक बराबर नहीं थे, ये शोकेस करता है। अभी 2016 की बात है, जहां पर जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कनाडा के पहले, उन्होंने अपोलोजाइज किया था हाउस ऑफ कॉमन में कि भाई ये कहीं ना कहीं गलत हुआ, एंड कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट्स को लेके हमें भी अपने और इवन ग्लोबल लेवल पे ये एक लेसन सिखाना चाहिए कि भाई जो रेसिज्म है, सिस्टमैटिक रेसिज्म है, कैसा आपको देखने को मिलता था कॉलोनियल एरा में। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई अपने रीसेंट पेपर में 15 लाख के करीब नेबरहुड को यहां पे एनालाइज किया गया, जहां पर रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन देखने को मिली मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, की वजह से इन्हें बेसिक अम्यूनिटीज का एक्सेस नहीं मिल पाता। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे हैव एंड हैव नॉट्स के बीच का एक डिवाइड है। जैसे आप हर गांव कूचों में देखते हैं कि जो दलित कम्युनिटी है वो गांव से थोड़ा हट के रहती है, तो कहा जाता है कि ये इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आपका बन जाता है, जहां पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, चाहे पाइप वाटर हो, सैनिटेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो उन एरिया में नहीं पहुंच पाती है जहां पे आपके वर्नेबल सेक्शंस रहते हैं। कहते हैं कि जनरली जो आपकी पब्लिक प्लेस है, जैसे हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया, ये सेंट्रलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, एंड जो आपकी मार्जिनल पॉपुलेशन है वो बाय डिफॉल्ट उस एरिया से काफी दूर रहते हैं, तो इस वजह से उनको एक्सेस की प्रॉब्लम रहती है। फिर एक प्रॉब्लम आती है गेट कीपिंग की, जहां पर डोमिनेंट जो कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेंटर के अंदर, वो लाइक रेगुलेट करते हैं एंट्री टाइमिंग और बाकी टाइमिंग को, जिसकी वजह से आप ये मान के चलो कि जो मार्जिनल कम्युनिटी है वो अर्जेंट केयर एक्सेस नहीं कर पाती। तो कहते हैं कि भाई लॉज एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, लाइक पॉलिसी इंड्यूस्ड सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलती है। जैसे गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मूव जो आपको राजस्थान और असम में देखने को मिलती है, तो इससे गेटोराइजेशन आपकी और ज्यादा इंक्रीज हुई। गेटोराइजेशन मतलब जहां पर आपके एक ऐसी झुग्गी बस्ती रहती है, स्लम एरिया रहता है, जो जहां पे बेसिक कम्युनिटीज आपको नहीं मिल पाती। तो कहते हैं कि भाई इससे आउटकम बहुत पैथेटिक हो जाता है उन एरियाज में, खासकर जहां पर वनरेबल कम्युनिटी रहती है। अब चूंकि ये हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते, तो कई बार इनको डिसेबिलिटीज का रेट जो है वो हायर देखने को मिलता है ड्यू टू ट्रीटमेंट में डिले होने की वजह। तो कहते हैं इस गेटो इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं फिजिकल आइसोलेशन की वजह से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आता है, एंड सोशल एक्सक्लूजन को हम प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन आता है। तो कहते हैं कि भाई अब प्लानिंग के अंदर नेबरहुड लेवल प्लानिंग करनी चाहिए हमें, जहां पर जोग्राफिकल एरियाज के जो बैरियर्स हैं उनको हमें डिसमेंटल करना होगा, एंड इसमें हमें ये इंश्योर करना होगा कि हर रेजिडेंट को एक्सेस मिल सके इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, स्कूल्स का, वाटर का, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि भाई सब सेंटर या स्कूल्स आप खोल दीजिए उन एरियाज में भी जो कि खासकर
आप कह सकते हो वल्नरेबल कम्युनिटी के एरियाज हैं। फिर हमें यहाँ पर लोगों को भी सेंसिटाइज करना होगा, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि वो रिकॉग्नाइज करें ऐसे प्रॉब्लम्स को और ऐसी बायसनेस को रोकने की कोशिश करें। एंड यहाँ पे डिसेग्रीगेशन पॉलिसी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जहां पे इस तरह के जो आज भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए बात करते हैं लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो कहा जाता है कि भाई देखो, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, नरिश एंड फ्लरिश। इसमें कहा गया कि भाई अभी जो दुनिया भर में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये कहा कि भाई जो ऑयल के प्राइसेस के कारण शॉक देखने को मिल रहा है, ये और ज्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब हम बात करें इंडिया की वाटर स्कार्सिटी और एनर्जी डिस्ट्रप्शन की, खासकर फूड सिक्योरिटी को। कहते हैं इंडिया में किया जाता है आपका वाटर एक्सपोर्ट, यानी आप कह सकते हो वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट किया जाता है। कैसे? कहते हैं हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे शुगर हो गया या राइस हो गया, इनको बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इसमें आप अपने देश का पानी जो है बाहर बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि राइस को उगाने के लिए एक्सेसिव वाटर चाहिए होता है, तो पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया में हर साल 1 मीटर पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर पंजाब और हरियाणा में पैडी फार्मिंग जो है ओवर वाटर एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सब्सिडीज का भी एक ट्रैप है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट क्या देती है, फ्री में देती है, सब्सिडीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं करती है एंड लोग धड़ाधड़ वाटर पंप को यूज करके पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ओवर हर साल हम 1.5 लाख करोड़ स्पेंड करते हैं इस तरह की इलेक्ट्रिक सब्सिडीज के ऊपर, जिसकी वजह से नेशनल एक्सचेकर के ऊपर आपका बर्डन इंक्रीज होता है और इससे आपका फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज होता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया 80 to 90% अपनी एनर्जी नीड के लिए, खासकर क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। एंड इससे कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आप कह सकते हो जैसे इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो कास्केडिंग इफेक्ट के कारण आपकी फूड जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी एंड फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है आपको। मोरओवर इंडिया की वर्नेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी मॉनसून डिपेंडेंट है, जहां पर बारिश के ऊपर उनकी खेती बाड़ी डिपेंड करती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई अब अगर हम अलाइन करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को विद द जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसके साथ, तो यहाँ पर जैसे इराटिक मानसून एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, इसके कारण ट्रेडिशनल जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इम्पेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पे आप सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कीजिए, जहां पर आप ये कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चर को कैसे रेजिलिएंट बनाया जा सकता है क्लाइमेट के। मोर ओवर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा आपको, अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन हर एरिया में उस एरिया के रिगार्डिंग क्रॉप्स को प्रमोट करना होगा। देन टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर आप फोकस कीजिए, स्मार्ट मीटरिंग को आप प्रमोट कर सकते हो, जहां पर आप पानी को भी प्रिजर्व कर पाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसको अगर आप ठीक से इंप्लीमेंट करते हो तो इंडिया के अंदर पानी के जो क्राइसिस है उसे आप ठीक कर सकते हो। इंटीग्रेशन की जरूरत है, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर तीनों मिलके अगर यूनिफाइड एक प्लान क्रिएट करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो, एनर्जी स्टेबिलिटी आएगी, इससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट होगी एंड आपके नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है मेंस का और ये आपका प्रीलिम्स का। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन इतना ही था। धन्यवाद।